गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग महक, हाउ आर यू महक? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप कह रहे हैं वही सब आपका रिप्लाई। तबीयत कैसी है महक बेटा? अभी थोड़ी ठीक है मैम। इंजेक्शन लग रहे हैं? नहीं, इंजेक्शन तो नहीं लगवाया, दवाई ले रही हूँ। ठीक है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और हेल्दी डाइट लेना। अभी 7 डे 8 डे के बाद ना जैसे ही नॉर्मल आ जाएगा तो स्टार्ट हैविंग अ गुड डाइट दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस टू यू, है ना? बहुत जरूरी है। मेरे को यस 2 बार मैम। हुआ था तो मुझे पता है चलने की हिम्मत नहीं रहती है। ओके, यस मैम। तो अच्छा खूब खाना।
सक्षम नहीं आया है, और कौन नहीं आया है? सैयदा। मेरे को नाम याद नहीं हो तो नहीं याद करवा सैयदा। अच्छा भाई, ठीक है, थैंक यू। देखो भाई, मैंने आपको एक करेक्टरिस्टिक फीचर बता दिया था कि ये होते हैं। हाँ जी, मैं क्या बता रही थी बेटा, मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमने लेना भाई मेटाबॉलिज्म। अब देखो, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर, तो भाई आपको अगर मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म में नहीं पढ़ा है ना अभी? नहीं पढ़ाया, हाँ, वेरी गुड महक। तो ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में, देखो हमारी बॉडी कैसी है, हमारी बॉडी लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है दीपिका, जैसे कि हमने क्या खाया, हमने खाना खाया है, तो हमारा जो खाना है वो, उसको हम फूड कहते हैं। फूड से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। क्या मैं दीपिका यहाँ पर, विशाल, क्या मैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ क्या? ये क्या है, आपकी बॉडी का एक सेल है। मैंने यहाँ पर इसको क्या कहा है कि ये आपकी बॉडी का एक सेल है, ठीक है, आपकी बॉडी का सेल है। इस सेल के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है। आइए जी आइए, मैं तो भूल गई थी, तुम भी पढ़ती हो मेरे साथ। हाँ, सैयदा नहीं आई है, बुलाओ भाई सैयदा को, एक बड़ी मुश्किल से तो नाम याद हुआ मुझे। कैसे बुलाएं, क्या हो गया? है? हाँ जी, तो हमारी बॉडी में खाना ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया। ऊपर से हमारी बॉडी को क्या चाहिए, खाने के साथ साथ हम क्या लेते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पायर करती है, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन ले लेती है बेटा। तो हमारी बॉडी में ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कर देता है, टू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को। किसको कन्वर्ट कर देता है, टू पायरुविक
चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ रहा है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ना। तो हमारी बॉडी में देखो अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो वो तो ब्रीदिंग है, लेकिन अगर फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा, रेस्पिरेशन है। तो ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 पायरुविक एसिड कहाँ पर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और 38 ATP यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और ATP क्या होता है बेटा, ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है, दिस इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की करेंसी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या ये बात क्लियर है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को? हाँ जी। तो ये तो हो गई आपकी किसकी बात, कि आपका यहाँ पर सम टोटल हर। यस मैम। मैं नाराज हूँ भाई तुम्हारे से, प्रीवियस बिहेवियर से, है ना, ठीक है। चलो हाँ जी। तो ये क्या है हमारा मेटाबॉलिज्म। हाँ अब देखो बेटा, मेटाबॉलिज्म हमने क्या बताया, मैंने फूड में मेटाबॉलिज्म बताया। फूड जो है हमारा यहाँ पर अगर टूटता है या बनता है तो 2 प्रोसेस से बनता है। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो 2 में डिवाइडेड है, कैटाबॉलिज्म में डिवाइडेड होता है और एनाबॉलिज्म में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जो आपने अभी अभी पढ़ा है ये वाला प्रोसेस, जो अभी ये पढ़ा है आपने सेल के अंदर, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज द ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकअप रिएक्शन, ब्रेकडाउन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपने मटेरियल को तोड़ा है। एनाबॉलिज्म आपको अगर मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, ये आपका लीफ है, ठीक है, लीफ है। लीफ में यहाँ पर आपको पता है क्या है, ये सन है, ठीक है जी, ये सन है। सन से आपको क्या मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है। तो यहाँ पर ये आपका लीफ है। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जाइलम टिश्यू होता है, जो क्या लेकर आएगा भाई, जो आपका वाटर लेकर आएगा, जो वाटर लेकर आएगा बाहर से। यहाँ पर स्टोमेटास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस CO2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि टीचर है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था बेटा, मैंने क्या बताया, यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं हम, और लीफ क्या करती है, यहाँ पर स्टोमेटा से क्या ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और ऑक्सीजन रिलीज कर देती है। तो उस ऑक्सीजन का क्या हुआ, जो बाहर निकली है, अभी अभी आपने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था आपने, हमारी बॉडी में, है ना। हमारी बॉडी का सेल क्या कर लेता है, उस ऑक्सीजन का यूज कर लेता है 2 पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने में, किसमें कन्वर्ट करने में, कि अगर हमने ऑक्सीजन लिया था तो बदले में हम भी क्या निकाल देंगे, हमने भी यहाँ से CO2 निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, और हमने यहाँ से ATP निकाल दिया, ठीक है। तो ATP तो हमारी यूज हो जाएगी, जो सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, वो कैसे करते हैं, जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, हमारी सेल में स्टोर रहती है, वही करती है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमारा क्या है, एनाबॉलिज्म, अब हम बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर CO2 और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपको पता है लीफ के पास क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होता है, और क्लोरोप्लास्ट आपका किसमें कन्वर्ट कर देता है इसको, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O एंड प्लस एनर्जी भी यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी विल फॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जो है एनर्जी के यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। क्या ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ? हाँ जी। तो क्वेश्चन हमारा ये था, अब हाँ जी ठीक है महक। तो हमारा ये था, टॉपिक ये था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमने डिफाइन करना है कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है ना, यही बात कर रहे थे ना हम, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कि कौन से ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और नॉन लिविंग है तो कौन से होंगे। तो यहाँ पर मैं नॉन लिविंग कह देती हूँ। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर सेल लिविंग है तो उस तरीके का प्रोसेस होगा, लिविंग सेल के अंदर ही होगा ना। प्लांट के अंदर डेड सेल भी होता है ना प्रिंस, है ना, क्या वो ये प्रोसेस फॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म करता है वो प्रोसेस? नहीं। तो डेड सेल क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन लिविंग सेल क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म इस डेफिनेशन में आप एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो ये जो डेफिनेशन है आपकी कहती है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म is the defining feature of living
ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कोई डाउट है यहाँ पर? एक बार दोबारा ब्रीफ दे दूं इसका। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ये होता है सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होंगी। जैसा कि अगर आपने 10th में पढ़ा था, मैं बार बार बता रही हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, आपका जो 11th का चैप्टर है रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपका ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। इसमें 9 एंजाइम्स आपके लगते हैं। तो एंजाइम्स मैंने क्या कहा है? केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। पीछे भी पढ़ा है आपने बायोमोलिक्यूल में भी कि एंजाइम्स क्या करवाते हैं? रिएक्शन को फास्ट अप करवाते हैं, सक्षम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इस रिएक्शन को करवाया और 2 पायरुविक एसिड बनवा दिए। अब 2 पायरुविक एसिड तो हमें एनर्जी दे नहीं रहे हैं, तो अब क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का भी आगे ब्रेक डाउन होगा, और फिर जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी? हमें यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। कितने? 38 एटीपीज मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। किसके लिए? पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करने के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में? डाउट है किसी को यहाँ पर? नहीं है? चलिए आगे बताती हूँ। आपका मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो में डिवाइडेड होता है। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिज्म आपका सिंथेसिस होता है। क्या होता है? सिंथेसिस होता है कि किस तरीके से कि कोई जो है मतलब किस तरीके से हमारी बॉडी में कोई न्यू थिंग जो है वो सिंथेसाइज हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? हम लिविंग का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो मैंने आपकी ये प्लांट के अंदर रिएक्शन बता दी। आपका लीफ है, ठीक है, लीफ में मैंने बताया कि बाहर से वाटर, आपका जाइलम जो टिश्यू है वो क्या लेकर आएगा? वाटर लेकर आएगा। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में भी है, वो कौन ले लेगा? लीफ ले लेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पर आपका प्लास्टिड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट करता है आपके। अच्छा बताओ, लीफ के अंदर पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्या बनवा देगा? आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा लीफ के अंदर। ठीक है, अब ग्लूकोज क्यों चाहिए भाई? ये भी तो खाना खाएगी, लिविंग है तो इसे भी खाने की जरूरत है। तो ये भी अपना फूड सिंथेसाइज कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट दिस इज द एनाबॉलिज्म रिएक्शन दैट यू आर सीइंग हियर। ठीक है, तो क्या समझ में आया? मेटाबॉलिज्म इज द ओनली डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म just because this metabolism process is only takes place in the living cell, not takes place in the dead cells. dead cells में नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो अब नेक्स्ट फीचर इसका है रिप्रोडक्शन। बता दिया है, रिप्रोडक्शन हो गया। चलिए कॉन्शियसनेस, चलिए कॉन्शियसनेस ले लेते हैं। कॉन्शियसनेस, है आप लोग कॉन्शियस हैं कि नहीं है? है कॉन्शियस? सच में है? सच बताओ, लग नहीं रहा है, आधे तो सोए हुए हैं? मुझे लग नहीं, विशाल नींद आ रही है? लग तो रहा है नींद आ रही है? चलो भाई, तो कॉन्शियसनेस क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये फीचर है कि वो कॉन्शियस रहेगा। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप बताओ, डॉग के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है? वो कमाने जाता है, पैसे कमाता है वो? नहीं ना। क्या वो अपना खाना लाता है? क्या बनाता है? वो किचन में खाना बनाता है अपने लिए? है कॉन्शियसनेस? क्या उसे ये तो पता है हाँ मुझे भूख लगी है, लेकिन वो बना तो नहीं सकता ना। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के पास है। तो अब मैं आपसे कहती हूँ, अब हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है। मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, सभी सुन रहे हैं, है ना? तो कॉन्शियस है हम सारे, और हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नीट क्रैक करना है ना? इसलिए पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो भाई अब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। अब आप लोग भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ कि हम लोग कॉन्शियस हैं। थोड़ी देर में ये टाइफाइड बता रही है ना मुस्कान, मान लो इसको चक्कर आ जाए, बेहोश होकर गिर जाए, तो क्या ये डेड मान लेंगे हम इसे? अनकॉन्शियस हो जाएगी ना ये, हम डेड मान लेंगे क्या इसे? नहीं ना। चलो, तो हम लिविंग है, मतलब कॉन्शियसनेस क्या फीचर है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कॉन्शियसनेस शो कर रहा है तो वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है, ऐसा है क्या? चलो एक और एग्जांपल,
अब एक इंसान वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा है, बताइए क्या वो नॉन लिविंग है? सिर्फ कॉन्शियस नो नहीं मैम, है वो ना, सिर्फ कॉन्शियस नहीं है, बाकी लिविंग तो है। क्यों लिविंग है? क्योंकि उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन तो चल रहा है, समझे ना? सर्कुलेशन चलने का मतलब क्या है? उसकी बॉडी के हर एक सेल, मतलब हर एक टिश्यू के हर एक सेल के पास क्या जा रहा है? खाना तो जा रहा है, ऑक्सीजन तो जा रही है, उसकी सेल्स काम कर रही है ना, डेड नहीं हुई है ना सेल्स। तो कॉन्शियसनेस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अगर हम कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है ना अभी तक, हाँ, तो कॉन्शियसनेस है तो क्या है? ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ऐसा नहीं है। अगर अनकॉन्शियस भी है तो वो लिविंग है। Consciousness is not the defining feature of the living organism, that this is living and this is non-living. You can differentiate between them by the feature of consciousness. Next feature, next will be I think homeostasis, है ना? होम्योस्टैसिस, ठीक है भाई। स्टेबल होता है या फिर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, है ना भाई? हाँ जी, होम्योस्टैसिस का मतलब है, होम्यो मतलब आप स्टेबल रहेंगे, स्टैसिस मतलब आपकी बॉडी की कंडीशन स्टेबल रहेगी। अभी गर्मी पड़ी है ना बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद बारिश हुई है, अब फिर से गर्मी हो गई है ना, अब ठंड भी आएगी ना। आप कैसे हो? स्टेबल हो अनस्टेबल हो गए? भाग के कहीं चले गए क्या? छोड़ गए? गर्मी वाला एरिया छोड़ के ठंड में चले गए क्या? नहीं ना, तो आप कैसे हुए? स्टेबल हुए? आप हो गए स्टेबल? चलो, आप हो गए ना स्टेबल, मान रहे ना आप लोग स्टेबल हैं। चलो, अब बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में सुना आपने? यहाँ पर कोई झील है, मुझे याद, हाँ वेरी गुड, सुल्तानपुर झील। वहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। उनके यहाँ पर आने का रीजन पता है किसी को? क्योंकि वो जहां पर थे वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं थी, ठीक है? जब वो स्टेबल नहीं हुए, अच्छा स्टेबल किस किस तरीके से? क्योंकि वो वहां पर रह नहीं पा रहे थे, भाई वेदर अच्छा नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं, ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि वो उस कंडीशन में ब्रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो वो वहां पर स्टेबल नहीं थे, ना उनके पास सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन थी, और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल नहीं रह पा रहा था। दैट्स व्हाई दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, हमारे यहाँ बेंच भी रखे हैं, हम इनको उठा के कहीं ठंड में रख देते हैं, बेचारे कभी कहते हैं हमें स्टेबल हैं या हम अनस्टेबल हैं। तो इस तरीके से होम्योस्टैसिस भी बहुत सारी चीजों के लिए, मतलब ये नहीं है कि लिविंग और नॉन लिविंग में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि लिविंग है तो वो स्टेबल रहेगा। अब मैंने तो बता दी, बहुत सारे बर्ड, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेटरी होते हैं, है ना भाई? फिर कैसे हुआ ये तो नहीं हुआ लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने में। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट आई थिंक हीलिंग एंड रिपेयरिंग और एक्सक्रीशन। एक मिनट भाई चेक कर लेते हैं। कॉन्शियसनेस, हीलिंग, हीलिंग एंड रिपेयरिंग पढ़ाते हैं, उसके बाद एक्सक्रीशन एंड एडेप्टेशन। ओके बच्चों, लिखा नहीं है आज आप लोगों ने कुछ भी? लिख लेंगे ना? कैसे लिखेंगे? मैंने तो टॉपिक लिखे हैं, हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, है जी? तो फिर नहीं पढ़ाएं, रहने दें? नहीं तुम कहोगे तो पढ़ा देंगे, नहीं तो चलेगा बेटा। These are the features that might be counts in the NEET, so that's why we are counting it as. चलो
और फिर नॉलेज लेने में क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी जा रहे हैं तेरे। अभी तो इस लेक्चर को और अटेंड कर लेगा तो क्या एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तेरे को, नहीं ना। चल भाई हीलिंग एंड रिपेयरिंग की बात करते हैं। हीलिंग एंड रिपेयरिंग में कहते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके पास कैपेसिटी है, क्या है, कैपेसिटी है टू रिपेयर या फिर हील बाउंड और इंजरी, बाउंड या फिर इंजरी को हमारे पास कैपेसिटी है कि हम रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या ऐसा नॉन लिविंग में होता है? नो मैम। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना कई बार क्या होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो, कट लग जाता है लेकिन कंटिन्यूस ब्लड बह रहा होता है, सुना है? अच्छा चलो, वो तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो लिविंग ना इंसान। एक बात और, जिन लोगों को शुगर हो जाता है, अगर सुना हो, तो अगर उनको कोई घाव हो जाए तो वो घाव भरता नहीं है, मतलब मान लो उनको कोई बाउंड हो जाए, कोई इंजरी हो जाए छोटी मोटी, तो वो हील नहीं होती, क्या उन्हें हम नॉन लिविंग मान लें? तो क्या हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? नो मैम। दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हर जो जो नहीं लग रहा ना डिफाइनिंग फीचर ने, उसके नीचे लिख लेना प्रॉपर। इसके नोट्स खुद बनाओगे आप लोग, बना लोगे ना? चलिए जी, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म remove their waste from the body। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट रिमूवल करते हैं, क्या नॉन लिविंग करेंगे? हाँ, क्या आपने कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म सुना है जो वेस्ट रिलीज नहीं करता है? कोई नहीं सुना? देख लो, इस 11th में ही सुन लोगे। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना वेस्ट रिलीज नहीं करते। देखो प्लांट भी करते हैं गम और ग्लू की फॉर्म में, है ना? So every living organism release waste from the body, so excretion is the defining feature. Next, adaptation। adaptation बताइए भाई, adaptation का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अडॉप्ट करना, जैसे कि टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी खुद को संभाल लेती है वैसे। सर्वाइव इन स्ट्रेस कंडीशन, है ना बेटा? मेक सर्वाइवल इन स्ट्रेस कंडीशन, तो उसको क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। एक शॉर्ट टाइम अडेप्टेशन होता है, एक लॉन्ग टाइम अडेप्टेशन होता है। शॉर्ट टाइम अडेप्टेशन, अभी मान लो मेरे को गुस्सा आ जाए, तो शॉर्ट टाइम हुआ ना, 2 मिनट के लिए तो हुआ, है ना? तो वो शॉर्ट टाइम हो गया, सॉरी, फॉर स्ट्रेस और स्ट्रेस या फिर कोई टेंशन की वजह से क्या हो जाए, कोई हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है, ठीक है? और ये लॉन्ग टर्म क्या रहते हैं? दे आर परमानेंट, दे आर परमानेंट। किसके लिए परमानेंट हो गया भाई? परमानेंट किसके लिए हो गया? जैसे कि मान लो किसी का नेचर खराब, कोई ऐसे खड़ी शक्ल बना के पूरे दिन रहता हो, जैसे कि विशाल, समझ रहे हो? मतलब क्या है कि कोई पूरे टाइम एक जैसा रहता हो, तो पूरे टाइम रहने का मतलब क्या है? आप उससे बहुत प्यार से भी बात करोगे ना, तो उसको वैसे ही सड़ा हुआ ही रहना है, समझे? तो इसी तरीके से कि अगर हमारी बॉडी में एक ऐसा चेंज है कि भाई हम ऐसे रह ही सकते हैं, एक ऐसा हो कि भाई हमें थोड़ी देर के लिए ठंड लग रही थी, तो हमें 5-6 मिनट ठंड लगती है और हम रह लेते हैं ना, मतलब मेरे को ठंड ज्यादा लगती है वैसे, तो थोड़ा सर्वाइवल बना लेती हूँ मैं अपना, पर क्या है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम है कि अपने अंदर चेंज बना, लेकिन अगर हमारे अंदर ये फीचर लाइफ टाइम है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। अच्छा भाई, ये कैसे रहते हैं? ये नॉन हेरिटेबल रहते हैं। कैसे रहते हैं? नॉन हेरिटेबल, मतलब
मतलब ये पेरेंट से नहीं मिलता। और कैसे होते हैं? इन्वायरमेंटल होते हैं। कैसे होते हैं? इन्वायरमेंटल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये हेरिटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? हेरिटेबल, ठीक है। और इन्वायरमेंटल नहीं होते हैं। समझ गए? हो गई बात क्लियर? एडेप्टेशन, तो सारे फीचर्स ने क्या बताया? आपको सब समझ में आ गया? क्या एडेप्टेशन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है। कुछ में कैसा है और कुछ में कैसा है। चलिए, अब हमारा एक टॉपिक और शुरू हो जाता है। टॉपिक लिखना चाहोगे? लिख लो भाई, फिर कल बोलोगे आके लिखवाया नहीं मैम, है भाई। है बेटा? हाँ, चलो भाई, अब मुझे आप लोगों को डिफाइन करना है बायोडाइवर्सिटी। अब देखो भाई, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अपने आसपास आप कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप बताइए, आप बटरफ्लाई भी देखते हैं, आप मधुमक्खी भी देखते हैं, आप मक्खी भी देखते हैं, है ना? अच्छा भाई, उसके अलावा आप क्या देखते हैं? लॉयन, टाइगर, बफेलो, काव, ये तो आपके आसपास रहने वाले हैं, जो आपके आसपास ही आपको मिल जाएंगे, है ना? अच्छा, और बताओ। और बहुत सारे, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, माउस हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई जो आप के आसपास रहती हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि कितनी बड़ी, बायो मीन्स क्या होता है भाई? लाइफ है, लिविंग। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। और इसको कहा क्या जाता है, बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब फॉर्म। अलग अलग फॉर्म आप क्या देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आप देखते हैं अपने यूनिवर्स में। जब भी आप कहीं विजिट करने जाएंगे तो आपको एक वास्ट एरे मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक वास्ट एरे ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज, दिस इज ऑल्सो नॉन एज बायोलॉजिकल, क्या हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? यस बेटा, कैन वी कॉल इट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? ओके, नाउ इट इज क्लियर? यस मैम, वास्ट एरे का क्या मतलब होगा? बहुत बड़ी रेंज, वास्ट रेंज, ठीक है। ठीक है भाई, वास्ट रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बात ये आती है कि भाई हमने इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अर्थ पर देख लिए हैं और हमें क्या पता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पता है क्या? मतलब एक टाइम था जब किसी को नहीं पता था कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये कौन है ना? तो देखो, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है उसको। अगर अगर बात करें हम इंपॉर्टेंट चीजों की, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैव मतलब अभी तक रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं
ठीक है, 15,000 स्पीशीज एवरी डे डिस्कवर होती हैं। ठीक है जी, हर रोज नई स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होती हैं। 1.25 मिलियन स्पीशीज जो है लगभग इंसेक्ट्स की आपको पता है होती है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज डाटा। अब देखो भाई, इस डाटा के हिसाब से दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई रोज बहुत सारी स्पीशीज क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट होती है कि नहीं, एक्सटिंक्शन होता है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट है भाई। तो क्या करते हैं, एक हमारे पास हमारी कंट्री में एक IUCN है, इसका पूरा नाम है, मतलब इसके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू IUCN इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, क्या है सी मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है, ये हमारे नेचर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे कह रहा है कि भाई अगर कोई बहुत सारी स्पीशीज तुमने मुझे बताई हैं और वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो। लेकिन अगर वो उसको प्रोटेक्ट करने के बाद भी वो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसके पास डाटा तो रह गया, कि ये स्पीशीज थी और डिस्कवर हुई है। समझ गए? तो अब आती है बारी किसकी, किसकी बारी आती है, अब बारी आती है कि हमारे पास बहुत बड़ी वास्ट एरे ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने बताया है ना। अब वास्ट एरे ऑफ ऑर्गेनिज्म को भाई, जब तुम मान लो तुम शुरुआत में नए नए साइंटिस्ट बने थे, तुम पता नहीं, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, ऑनियन कहते हैं, कुछ लोग प्याज कहते हैं, कुछ लोग कांदा कहते हैं, है भाई, है सही बोला। हाँ वही हरियाणवी लैंग्वेज है, गंठा। अच्छा, कुछ लोग ब्रिंजल को बताऊं बैंगन, और क्या मुंबई में कहते हैं बटाटा, नहीं बटाटा बोला है मैंने, बटाटा उसी को ही कहते हैं, वो आलू को नहीं, नहीं नहीं। तो सुनो, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट करेंगे और हर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, अब देखो फ्रूट का मैंने तो तुम्हें वेजिटेबल बताया ना, अब क्या है, अब तुम देखो मुस्कान, वेजिटेबल का ही डिफरेंट नाम है, तो ऑर्गेनिज्म का भी तो डिफरेंट होंगे ना। तो सबके अपने 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 लोकल, जैसे तुम्हारे भी तो घर के अपने नाम होंगे ना जो सबसे छुपाए जाते हैं तो सबके अपने घर के नाम होते हैं, तो उनके भी अपने घर के नाम है। अब ऐसा है, मान लो हम सारे साइंटिस्ट, हमारी कमेटी बैठी है, अब मैंने कहा कि मैंने तो है ना, हमारे क्या कहते हैं प्याज को, क्या कहते हैं भाई, गड्ढा, हमने गड्ढे पे वो क्या है रिसर्च किया है, सोचो कि तो अजीब लगेगा ना, है ना। अब वही मुस्कान लाई है, वही सेम चीज मुस्कान कह रही मैं अनियन पे लाई हूँ, अब तक हम समझ ही नहीं पाए कि चल क्या रहा है भाई, समझ गए ना। तो उसके लिए क्या किया गया भाई, उसके लिए बेसिक है, पहले पहले कुछ शुरुआत तो करेंगे या सीधा IUCN को पहुंच जाए हाँ जी, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आया, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन आया, सिस्टमैटिक स्टडी आया। तो सिस्टमैटिक स्टडी को अगर मैं कहूँ, तो सिस्टमैटिक स्टडी को हम डिफाइन करें कैसे होगा, सिस्टमैटिक स्टडी इज दैट स्टडी इन विच यू आर स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड comparative and evolutionary relationship, so you don't know these two. Comparatives are those which can show the similarities and dissimilarities between the different organisms.
similarities and dissimilarities of organisms. And evolutionary relationship is the ancestral relationship among the organism. Ancestral relationship among organisms. देखो भाई, ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हुआ। अब बेसिस क्या हुआ सिमेट्रिक स्टडी का? बेस क्या हुआ? हाँ जी, बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी। बेसिस क्या है? तो बेसिस में सबसे पहले आएगा, मैंने तुमको दो ऑर्गेनिज्म दे दिए। ऑर्गेनिज्म में मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस दो चीजें ला दी। जस्ट इमेजिन एक डॉग और एक कैट, ठीक है। मैंने कहा तुमको बताना है ये क्या होंगे। क्यों बताओगे? कि क्योंकि तुमने रिसर्च करने, तो तुम खुद भी ढूंढ लोगे कोई ऑर्गेनिज्म रिसर्च करने के लिए, तो उसके बाद आप सिस्टमैटिक स्टडी देंगे। तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स में क्या कुछ होता है? सबसे पहले बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उसके बाद बेटा आइडेंटिफिकेशन होगा। क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन। उसके बाद बेटा नोमेनक्लेचर होगा। क्या होगा? नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। हाँ जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे बताएंगे? आप बताओ। उसका शेप साइज कैसा है? वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब दी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो आपने ऑब्जर्व किए हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अली भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे बेटा? बताओ मुस्कान, आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे? मैं बताऊं ना हाँ बेटा बताओ। कि मैम वो किसी और की तरह सिमिलर तो नहीं है ऐसा? नहीं, आइडेंटिफिकेशन में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज आएंगी, ऐसा बोल रही हो? हाँ जी, मतलब करेक्ट। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, नॉर्मल खांसी हो रही पहले भैया। हाँ जी, क्या पूछ रही थी मैं आप लोगों से? आइडेंटिफिकेशन ना, क्या क्या बताया आप लोगों ने? एक बता रहे सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज। बेटा यहाँ पर हम उनको कंपेयर करेंगे विद द एग्जिस्टिंग वन, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उनके साथ इनको हम क्या कर रहे हैं बेटा? इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई दी sorry, try to identify, not no. Try to identify with the existing one। मतलब मैम जो हम मैंने देख भी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं उनके साथ हम क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग। हाँ नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है।
ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग वन और डिफरेंट कैटेगरीज के साथ। उसके बाद क्लासिफिकेशन में बताओ क्या देते हैं, करेक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर डिफरेंशिएशन देंगे। बताओ, वो लड़की है ना जो, हाँ जी वही है ना जो हमारी क्लास में है। आइए भाई आइए, पता रही है। प्लेसिंग देम इन कौन सी कैटेगरी, प्लेसिंग देम इन कैटेगरी और टेक्सॉन। ठीक है, इनको हमने किस में प्लेस कर दिया, टेक्सॉन में या फिर कैटेगरी और टेक्सॉन एक ही है। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी भी बताऊंगी क्या होता है। फिर उसके बाद बेटा नॉमेनक्लेचर, नेमिंग दी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्या दे दी, नामकरण कर दिया। पहले बाय देखा अच्छे से निहार के, फिर उसके बाद उसको ऐसी लग रही इसी क्लास की होगी। फिर क्लासिफिकेशन किया, हाँ भाई 11th में हो सकती है, फिर नाम दे दिया, चलो भाई 11th वाला बच्चा है, समझ गए। चल अब टेक्सोनॉमी बताती हूँ, टेक्सोनॉमी और सॉरी एंड सिस्टमैटिक स्टडी। Taxonomy is a branch of science that deals with the principle and procedure to characterize, identify और करो, deals with the principle and procedure for characterize, identification, classification and nomenclature। जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से डील करती है कि आइडेंटिफिकेशन हमने किस तरीके का करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब चीजें हमने कैसे करनी है, उस चीज से जो डील करती है दैट इज टैक्सोनॉमी। ठीक है, कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम निहार निहुर के अच्छे से ऐसा सा दिख रहा है इस सेक्शन में डाल देते हैं, पढ़ता है नहीं पढ़ता है डालो डी सेक्शन में, ई में, समझ गए, उस हिसाब से हमने उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया है। सिस्टमैटिक स्टडी को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो यू जस्ट हैव टू राइट द evolutionary relationship among the organism, evolutionary relationship among organism। If I'm giving example here, you can write Protista here, and Protista is the organism। Protista एक ऐसा organism है जिसका क्या करना है हमने, जो इसके पास एक फीचर, जिसके पास फीचर होते हैं कि वो कैसा है, कि वो यूकैरियोट है। वो कैसा है, यूकैरियोट है, लेकिन कैसा यूकैरियोट है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। ठीक है, तो इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, प्लांट भी बन सकता है फ्यूचर में, ये एनिमल भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि क्या फॉर्म करेगा, समझ गए। तो इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, कि भाई ये प्लांट बना है तो कैसे बना है, एनिमल बना है तो कैसे बना है, समझ में आ गई बात। चलो भाई अपना कार्यक्रम जारी रखें, कहाँ से था, कहाँ से।
कहाँ तक समझ में आ गया? टैक्सॉन क्या होता है जी? वेरी गुड विशाल। कैटेगरी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी होती है कि किस तरीके से हमने किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है, समझ गए? सिस्टमैटिक स्टडी क्या है? अब इसके बाद क्या पढ़े हैं? नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। इसके बाद बताओ क्या पढ़े? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हो जाएगा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमारा आज। होता नहीं है, नीट की प्रिपेयर करिए ना। नॉमेनक्लेचर में दूसरा क्या आएगा? बाय बायो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन बताएगा? बता दो। क्या नाम था? सैयदा बताएगी। कैसे हो बेटा? टू नेमिंग सिस्टम कैसे हुआ? वाई मीन्स टू, नोमियल मतलब नेमिंग। दो नेम जो है इस क्लासिफिकेशन में होंगे, इसके बारे में बताया था कार्लस लिनस ने। ये साइंटिस्ट इतने पागल हो गए थे, पागल का मतलब इस थ्योरी को लेके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लेके, उन्होंने अपना नाम भी इस टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर से रख लिया। जैसे इनका नाम था कार्ल वॉन लिनस, ठीक है, रख लिया कार्लस लिनस, ठीक है, ये इनका नाम था लेकिन रखा इन्होंने ये। अब इसका रीजन बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ये इनके साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और इसमें टू नेमिंग सिस्टम होता है, एंड टू नेमिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक दैट कि इसमें क्या होता है, अगर आप लोग भी रिसर्च करते हैं कभी भी, तो क्या होता है इसमें सबसे पहले जीनस का नाम डालते हैं एंड उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट, ठीक है। देखो भाई, कोई भी स्पीशीज है, मैंने एग्जांपल जस्ट ले लिया मैंगीफेरा इंडिका का, मैंगीफेरा इंडिका, ये नाम किसका है? मैंगो का। अब ये मैंगो का कौन सा नाम है बच्चों? साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, जिसमें भाई क्या करते हैं, इसके कुछ रूल हैं साइंटिफिक नेमिंग के। पहला रूल तो यही हो गया कि जीनस होगा, पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पीशीज, स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब क्या है बच्चों? स्पीशीज को बताएगा कि कौन सी स्पीशीज है ये। उसके बाद जो थर्ड लेटर रहेगा वो बताएगा किस साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। इतनी बात आ गई समझ में सबको? ये पहला रूल हुआ। दूसरा, इसको अगर प्रिंट किया जाता है, अगर हम इसका प्रिंट करवा रहे हैं तो इटैलिसाइज, इटैलिसाइज का मतलब क्या होता है? हम इसको टेढ़ा लिखते हैं, कैसे? ऐसे, ये थोड़ा सा मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा भाई, अगर हम लिख रहे हैं तो लैटिन में लिखते हैं, राइटिंग में किसमें भाई? लैटिन में, ठीक है। ये रूल्स हैं बायनोमियल के, रूल्स एंड रिकमेंडेशन है किस तरीके से आप कर सकते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये रूल्स हैं। उसके बाद ये थर्ड पढ़ाना है, अगर आप लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग में अगर आप लिखते हैं तो कैसा रहेगा? अंडरलाइन करें। अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसको कैसा करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो अंडरलाइन कर दिया आपने, तो इसको राइटिंग में हम इसको अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद फोर्थ आपका फर्स्ट लेटर जो रहता है, फर्स्ट
लेटर ऑफ द जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इन कैपिटल, जैसा कि मैंने भी लिखा है, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इन स्मॉल। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? इसके अलावा कोई रूल बचा है? ये रूल्स हैं, ये आपके क्या है बच्चों, आपने इनके रूल्स पढ़ने हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है, ये रूल्स हैं। चलिए जल्दी से कर लीजिए आप इसको, बाकी का मैं कल पढ़ाऊंगी इसको। तो याद दिलाना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमने 2 पढ़ाने हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, समझ में आया? यस मैम। हर्ष ऐसे बाहर घूम रहा हूँ, थोड़ा हर्ष से नहीं पूछ रहे। नहीं मैं तुझसे पूछूंगी नहीं, मैंने बताया था ना मैं तेरे से नाराज हूँ इसलिए। बाकी सबको आ गया? ठीक है, बाय बाय।